हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे सारे न्यू लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते स्टूडेंट्स, कभी सोचा है आपने कि आपके हाथ में जो मोबाइल है या घर में जो बर्तन है उनका मेटल आखिर आया कहां से, उसकी लाइफ स्टोरी क्या है? देखो, हर मेटल की शुरुआत जमीन के अंदर एक पत्थर, एक रॉक की तरह होती है। फिर हम साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करके उसे उस पत्थर से आजाद कराते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्योर मेटल बनता है, उसकी एक नई फाइट शुरू हो जाती है, वापस उसी पत्थर वाली स्टेट में लौट जाने की। तो आज हम इन्हीं मेटल्स की सीक्रेट लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, उनका जन्म और से, और हमारी कोशिश उन्हें वापस मिट्टी बनने से रोकने की। तो इस पूरी कहानी को, इस जर्नी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले द मेटल चैलेंज, यानी मेटल को उसके घर, उसके ओर से निकालने में क्या मुश्किलें आती हैं। फिर द रिएक्टिविटी रूल बुक, ये मेटल्स का पर्सनालिटी चार्ट है जो सबसे ज़रूरी है। इसके बाद हम सीखेंगे गेटिंग द मेटल, यानी अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके। चौथा हम समझेंगे द फाइट अगेंस्ट कोरोजन, मेटल की उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी जंग से लड़ाई। और आखिर में प्रोटेक्टिंग आवर मेटल्स, हम अपने मेटल्स को इस दुश्मन से कैसे बचाते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैलेंज से। एक बात हमेशा याद रखिए, नेचर में जमीन के नीचे हमें लोहा या तांबा अपने प्योर शाइनी फॉर्म में नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि हमने खुदाई की और एक परफेक्ट स्टील की रॉड मिल गई। नहीं, मेटल्स ज्यादातर दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकली लॉक्ड रहते हैं, पत्थरों के अंदर। और इन्हीं पत्थरों को, जिनके अंदर मेटल का खजाना छुपा है, हम कहते हैं ओर्स। तो आप ओर को एक बंद तिजोरी, एक ट्रेजर चेस्ट जैसा समझ सकते हो, जिसके अंदर हमारा मेटल कैद है। लेकिन अब सवाल उठता है, हर तिजोरी की चाबी अलग होते हैं, है ना? तो हर मेटल को उसके ओर से आज़ाद करने की सही चाबी, द करेक्ट की, हमें कैसे मिलेगी? इसका जवाब मेटल के खुद के नेचर, उसकी पर्सनालिटी में छुपा है। कुछ मेटल्स बहुत आराम से, शांति से अपने ओर से बाहर आ जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे मेटल्स वो अपने ओर को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। और इसी पर्सनालिटी को, इसी नेचर को केमिस्ट्री की भाषा में हम कहते हैं रिएक्टिविटी। और बस यहीं पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गाइड, हमारा रूल बुक सामने आता है, द रिएक्टिविटी सीरीज। स्टूडेंट्स, इसको हल्के में मत लेना। ये कोई सिंपल लिस्ट नहीं है। ये मेटलर्जी की, यानी साइंस ऑफ मेटल्स की बाइबल है, गीता है। ये वो रूल बुक है जो केमिस्ट और इंजीनियर्स को बताता है कि किस मेटल के साथ कैसा बर्ताव करना है। बेसिकली ये मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हमारी चीट शीट है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आखिर है क्या? Let's understand the definition first. The reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing chemical reactivity. सिंपल शब्दों में ये मेटल्स की एक रैंकिंग लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर वो मेटल्स हैं जो सबसे ज्यादा गुस्से वाले, सबसे ज्यादा बेचैन हैं, यानी हाईली रिएक्टिव। ये सोशल बटरफ्लाइज की तरह हैं, हर एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं। और जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे जाते हैं, मेटल शांत होते जाते हैं, काम डाउन होते जाते हैं। और जो सबसे नीचे हैं वो सन्यासी हैं, उन्हें अकेले अपने प्योर फॉर्म में रहना पसंद है। अब इस लीडर बोर्ड को देखो, हम इसे आसानी के लिए 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टॉप पर है हाई रिएक्टिविटी वाले, गुस्से वाले मेटल्स, जैसे पोटेशियम और सोडियम। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि इनको इनके कंपाउंड से अलग करना सबसे मुश्किल काम है। बीच में आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, जैसे जिंक और आयरन। ये हमारे डेली यूज के मेटल्स हैं। ये रिएक्ट तो करते हैं, पर थोड़ी मेहनत, थोड़े इंकरेजमेंट के बाद। और सबसे नीचे बॉटम में है लो रिएक्टिविटी वाले सन्यासी मेटल्स। कौन है वो? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये इतने शांत, इतने अनरिएक्टिव होते हैं कि नेचर में अक्सर ये हमें अपने प्योर फॉर्म में ही मिल जाते हैं। तो अब लॉजिक समझ में आया। मेटल की पोजीशन इस रिएक्टिविटी सीरीज में ही डिसाइड करती है कि उसको उसकी तिजोरी से निकालने के लिए कौन सी चाबी, यानी कौन सा मेथड यूज करना होगा। हम एक हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल के लिए वही मेथड यूज नहीं कर सकते जो हम एक लो रिएक्टिविटी वाले शांत मेटल के लिए करते हैं। हमें हर मेटल के लिए उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक कस्टम मेड प्लान बनाना पड़ता है। इसी कस्टम प्लान के बेसिस पर हमारे पास 3 अलग अलग रास्ते, 3 डिस्टिंक्ट पाथवेज बन जाते हैं। एक रास्ता है हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए, जिसके लिए बहुत पावर चाहिए। दूसरा रास्ता है मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और तीसरा रास्ता है लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए, जो सरप्राइजिंगली बहुत आसान है। चलिए एक एक करके इन तीनों रास्तों को समझते हैं। सबसे पहले हाई रिएक्टिव मेटल्स। समझ लो कि इनका अपने ओर के साथ जो बॉन्ड होता है वो फेविकॉल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। नॉर्मल गर्मी से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमें यहां ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और वो फोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम ओर को पहले पिघलाते हैं, उसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं और फिर उसमें से हाई वोल्टेज का करंट पास करते हैं। वो बिजली मेटल एटम्स को दूसरे एलिमेंट से जबरदस्ती खींचकर अलग कर देती है और हमें मिल जाता है हमारा प्योर मेटल। अब आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स पर। यहां थोड़ी स्ट्रैटेजी से काम लेना पड़ता है। इनके ओर्स ज्यादातर दो टाइप के होते हैं, सल्फाइड ओर्स या कार्बोनेट ओर्स। हमारा पहला काम है इन दोनों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो हम यूज करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब रोस्ट करना, ओर को हवा की मौजूदगी में यानी विथ एक्सेस एयर जोर से गर्म करना। और अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर है तो हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब ओर को लिमिटेड हवा में या नो एयर गर्म करना। दोनों का मकसद गोल एक ही है, मेटल ऑक्साइड बनाना। ओके, तो जब हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया तब शुरू होता है स्टेप 2, रिडक्शन। रिडक्शन का सिंपल मतलब है टू रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाना। और ये कैसे करेंगे? हम एक ऐसा एजेंट लाएंगे जिसको ऑक्सीजन हमारे मेटल से भी ज्यादा पसंद हो। वो ऑक्सीजन का लालची है और वो एजेंट अक्सर होता है सिंपल कार्बन यानी कोक। जब हम मेटल ऑक्साइड और कार्बन को एक साथ फर्नेस में गर्म करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन को छीन लेता है, उसे स्नैच कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर उड़ जाता है। पीछे कौन बच गया? हमारा प्योर मेटल। और इस रिडक्शन प्रोसेस का एक जबरदस्त, एक स्पेक्टैक्युलर रियल लाइफ एग्जाम्पल है द थर्माइट रिएक्शन। यहां हम कार्बन के बदले एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को इतनी तेजी से खींचता है कि रिएक्शन में आग लग जाती है और पिघला हुआ लोहा मॉल्टन आयरन ऑन द स्पॉट बन जाता है। ये रिएक्शन इतनी पावरफुल है कि इसे रेलवे ट्रैक्स की टूटी हुई पट्टियों को जोड़ने के लिए, उन्हें वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अब आखिरी में आते हैं सबसे लेजी यानी लो रिएक्टिविटी मेटल्स पर। क्योंकि इनको कंपाउंड्स बनाना वैसे ही पसंद नहीं है, इनके बॉन्ड्स बहुत कमजोर होते हैं। तो जैसे कि कॉपर सल्फाइड ओर है, उससे प्योर कॉपर निकालने के लिए आपको बस उसे हवा में तेज गर्म करना है, यानी सिंपली रोस्टिंग करनी है। वो गर्मी ही उस कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर गैस बनकर निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है पिघला हुआ प्योर कॉपर। कितना आसान है ना? चलो ठीक है, हमने इतनी मेहनत की, साइंस लगाई और मेटल को उसके ओर से आजाद कर लिया। लेकिन यहां स्टोरी में एक ट्विस्ट है। जिस पल मेटल प्योर होता है, उसकी एक नई जंग, अ न्यू बैटल शुरू हो जाती है। वो वापस अपनी ओरिजिनल, अपनी स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है, वापस ओर बनना चाहता है। और इस प्रोसेस का एक बहुत ही कॉमन नाम है corrosion. Let's see the definition of corrosion. Corrosion is the gradual destruction of metals by chemical reactions with their environment, like air and water. Essentially, ये नेचर का तरीका है अपने मेटल को वापस लेने का। ये मेटल का धीरे धीरे तबाह होना है जब वो अपने आसपास की चीज़ों, खासकर हवा में ऑक्सीजन और नमी यानी वाटर से रिएक्ट करता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल तो आप सब जानते हैं, लोहे में जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। वो जो लाल भूरे रंग का पाउडर झड़ता है वो और कुछ नहीं, बस लोहा है जो वापस स्टेबल आयरन ऑक्साइड बनने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल अपने ओरिजिनल ओर जैसा। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर मेटल एक ही तरह से कोरोड नहीं होता। आयरन यानी लोहा जब रस्ट करता है तो वो एक कमजोर फ्लेकी पाउडर बनाता है जो झड़ जाता है और मेटल को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन कॉपर यानी तांबा, उसके ऊपर एक हरी परत, एक ग्रीन लेयर जम जाती है। आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर देखा होगा। ये लेयर, जिसे पटीना कहते हैं, एक्चुअली नीचे के कॉपर को प्रोटेक्ट करती है। सिल्वर यानी चांदी हवा से रिएक्ट करके काली पड़ जाती है। और एल्यूमिनियम, वो तो सबसे स्मार्ट है। वो अपने ऊपर एक इनविजिबल पर बहुत ही टफ ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जो एक शील्ड, एक कवच की तरह काम करती है और आगे करोजन होने ही नहीं देती। तो इससे हम अपनी स्टोरी के आखिरी चैप्टर पर आते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स करोड़ होने की कोशिश करेंगे ही, तो हमने उन्हें रोकने के लिए टेक्निक्स का एक पूरा आर्सेनल, एक पूरा शस्त्रागार तैयार कर लिया है। हमने अपने मेटल्स के लिए जंग से बचने वाले कवच यानी आर्मर बनाना सीख लिया है। चलिए कुछ मेन स्ट्रैटेजीज देखते हैं। एक मेथड है गैल्वेनाइजिंग। इसमें हम लोहे या स्टील के ऊपर जिंक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वो लोहे से पहले हवा पानी से लड़ता है और खुद करोड़ हो जाता है। वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है स्टील को बचाने के लिए। फिर है एनोडाइजिंग। ये हम एल्यूमिनियम के लिए करते हैं।
इसमें हम उसकी नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर को और भी मोटा और मजबूत बना देते हैं। एक और पॉपुलर तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें हम करंट की मदद से एक सस्ते मेटल पर एक महंगे और कम रिएक्टिव मेटल जैसे चांदी या सोने की पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं फॉर ब्यूटी एंड प्रोटेक्शन। और आखिर में अलॉइंग। इसमें हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को पिघलाकर मिक्स कर देते हैं एक नया सुपर मेटल बनाने के लिए, जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो लोहे में कार्बन और क्रोमियम मिलाकर बनता है और जंग को नेचुरली रेजिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन की आग से लेकर जंग के धीमे हमले तक एक मेटल की लाइफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल है इंसान की ज़रूरत और नेचर के नियम के बीच में। हम चाहते हैं प्योर चमकते हुए मेटल्स, और नेचर चाहती है कि वो मेटल वापस ज़मीन में मिल जाए अपनी स्टेबल स्टेट में। तो ये सोचिए, क्या हमारी ये पूरी मॉडर्न दुनिया जो स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम पर टिकी है, वो नेचर के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह जीत नहीं सकते? इस सवाल पर ज़रूर सोचना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर करना, और हाँ, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर आज आपके लिए क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेटलर्जी से एक टॉपिक लाया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके हाथ में जो फ़ोन है, आसमान में जो प्लेन उड़ रहा है, या किचन में जो फॉइल पेपर है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एल्यूमिनियम। ये हल्का है, मजबूत है, पर ये बनता कैसे है? एक लाल भूरे पत्थर से ये चमकदार मेटल तक का सफ़र, आइए आज हम इसे समझते हैं। आज हम इस पूरे सफ़र को 4 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम एलिमेंट को जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये ज़मीन में कहाँ और कैसे मिलता है। उसके बाद हम उसकी पहली सफाई यानी प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि उस प्योरिफाइड ओर से शुद्ध यानी प्योर मेटल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक कैन या एक विंडो फ्रेम बनने से पहले एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट नंबर 13 है। यहाँ टेबल में सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। इसका मतलब क्या हुआ? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 और आखिरी यानी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही आखिरी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसकी पूरी केमिस्ट्री, इसका पूरा बिहेवियर इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसकी वैलेंसी है 3। बिल्कुल सही। अब हर एटम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट होना चाहिए। एल्यूमिनियम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने से आसान है कि वो अपने आखिरी 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, यानी लूज कर दे। और जब एक एटम 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए ये बन जाता है एक पॉजिटिव आयन Al3+, और इसी वजह से ये इतना रिएक्टिव है। तो अब सवाल ये है कि अगर एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव है तो वो नेचर में मिलता कहाँ है? क्योंकि इतना रिएक्टिव होने के कारण वो कभी भी अकेले यानी प्योर फॉर्म में नहीं मिल सकता। वो हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़कर यानी कंपाउंड फॉर्म में रहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में तीसरा सबसे अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। इसका मतलब है कि ये बहुत सारा है, लेकिन चैलेंज ये है कि इसे उसके कंपाउंड से आज़ाद कैसे करवाया जाए। जिस मिनरल से हम एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3.NH2O। यहाँ Al2O3 का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और .NH2O का मतलब है कि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसे हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन जब हम बॉक्साइट को ज़मीन से निकालते हैं तो वो बिल्कुल प्योर नहीं होता। उसके साथ बहुत सारी बेकार की चीज़ें यानी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं, जैसे कि सिलिका यानी मिट्टी, आयरन ऑक्साइड यानी जंग, और टाइटेनियम ऑक्साइड। मेटलर्जी की लैंग्वेज में इन इम्प्योरिटीज़ को गैंग कहते हैं। हमारा पहला काम इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हटाना है।
और इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यहाँ हमारा मकसद है कि हम बॉक्साइट में से काम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग कर लें और बेकार का गैंगयू अलग कर दें। इसके लिए जो सबसे कॉमन मेथड यूज होता है वो है बेयर्स प्रोसेस। इसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है डाइजेशन, जिसमें हम ओर को एक केमिकल में डिसॉल्व करते हैं। दूसरा है फिल्ट्रेशन, जिससे इम्प्योरिटीज को छानकर अलग किया जाता है। तीसरा है प्रेसिपिटेशन, जिसमें हम अपने काम के कंपाउंड को सॉल्यूशन से वापस निकालते हैं। और चौथा है कैल्सिनेशन, जिसमें उसे बहुत तेज हीट करके प्योर एल्यूमिना हासिल किया जाता है। चलिए अब पहला स्टेप देखते हैं। हम बॉक्साइट ओर को पीस पर यानी पाउडर बनाकर उसे गरम कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन में डालते हैं। इससे होता यह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस सॉल्यूशन में घुल जाता है और एक नया कंपाउंड सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जो पानी में सॉल्युबल है। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे आयरन ऑक्साइड वो रिएक्ट नहीं करती और सॉलिड ही रह जाती हैं। मर इम्प्योरिटीज को तो हमने फिल्टर करके निकाल दिया। हमारे पास बचा है सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन। जब हम इस सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं और इसमें पानी डालते हैं तो पहले वाला रिएक्शन अचानक से उल्टा हो जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है। और हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में नहीं घुलता वो सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब आखिरी स्टेप, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला है उसे हम धोकर सुखाकर एक बड़ी सी भट्ठी यानी किल्न में लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इतनी ज्यादा हीट से उसके अंदर के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स भाप बनकर उड़ जाते हैं और पीछे जो सफेद पाउडर बच जाता है वो होता है प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम है एल्यूमिना। वैसे बायर्स प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस भी है जिसे हॉल्स प्रोसेस कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे हॉल्स प्रोसेस में कॉस्टिक सोडा की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज होता है और प्रेसिपिटेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि दोनों प्रोसेसेस का रिजल्ट एक ही है, प्योर एल्यूमिना। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब हमारे पास पूरे एल्यूमिना यानी Al2O3 का पाउडर है, पर हमें तो एल्यूमिनियम चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं। मतलब हमें इस कंपाउंड को तोड़कर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है। ये है आखिरी और सबसे ज़्यादा एनर्जी लेने वाला स्टेप। और यहाँ आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कंपाउंड का मॉल्टन यानी पिघला हुआ होना ज़रूरी है, और अलूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। ये एक वोल्केनो से भी ज़्यादा गर्म है। इतना टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? साइंटिस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। वो एल्यूमिना को दूसरे केमिकल्स में डिसॉल्व कर देते हैं। ये केमिकल्स हैं क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। जब एल्यूमिना इन दोनों के साथ मिक्स होता है तो उस पूरे मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री से घटकर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इससे प्रोसेस बहुत सस्ता और आसान हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक बड़े से स्टील टैंक में होता है जिसके अंदर ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है। ये ग्रेफाइट लाइनिंग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, इसलिए इसे कैथोड कहते हैं। और उस पिघले हुए मिक्सचर में ग्रेफाइट की मोटी मोटी रॉड्स डूबी रहती हैं जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती हैं। इन्हें कहते हैं एनोड। अब जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं, मिक्सचर में मौजूद पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयॉन्स Al3+ नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहां जाकर हर एल्यूमिनियम आयॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो आयॉन से वापस प्योर एल्यूमिनियम एटम बन जाता है और पिघल हुआ यानी मोल्टन एल्यूमिनियम टैंक के नीचे इकट्ठा होने लगता है। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ यानी पॉजिटिव एनोड पर मिक्सचर के नेगेटिव ऑक्साइड आयंस O2- अट्रैक्ट होते हैं। वहां जाकर वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद ये ऑक्साइड आयंस आपस में जुड़कर ऑक्सीजन गैस O2 बनाते हैं, जिसके बबल्स एनोड से निकलने लगते हैं। तो ठीक है, नीचे से मोल्टन एल्यूमिनियम मिल रहा है और ऊपर से ऑक्सीजन गैस निकल रही है। प्रोसेस तो सही चल रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो ग्रेफाइट के एनोड्स हैं, ये धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है एक साइड रिएक्शन।
टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस। इतने हाई टेम्परेचर पर जो ऑक्सीजन गैस एनोड पर बन रही है वो बहुत रिएक्टिव होती है। वो फौरन एनोड के कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड धीरे धीरे जल रहा है और इसीलिए उसे समय समय पर रिप्लेस करना पड़ता है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने शुरुआत की बॉक्साइट ओर से, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी। फिर हमने बायर्स प्रोसेस से उसे साफ करके प्योर एल्यूमिना पाउडर बनाया। और आखिर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करके उस एल्यूमिना में से मॉल्टन एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग किया। और इस तरह हमें वो प्योर वर्सेटाइल मेटल मिला जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा जमीन से बॉक्साइट निकालने से लेकर पूरे एल्यूमिनियम बनाने तक कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है, खास करके आखिरी इलेक्ट्रोलाइसिस वाले स्टेप में। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि एक पुरानी एल्यूमिनियम कैन को रिसाइकिल करने में नया एल्यूमिनियम बनाने के मुकाबले लगभग 95% कम एनर्जी लगती है? तो अब जब आप इसकी पूरी जोनी जान चुके हैं, तो क्या इससे रिसाइकलिंग के बारे में आपका नज़रिया बदलता है? ज़रूर सोचिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ।